बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब, आज सारा दिन बहुत अहम डेवलपमेंट्स होती रहीं। PTI के अंदर बड़ी बगावत हो गई, उनके 24 MNAs सामने आ गए, इस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे, सिंध में गवर्नर राज लगाने की तैयारियां हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक समरी भी तैयार हो रही है। अब खान साहब क्या करेंगे, इत्तेहादी क्या करेंगे और अपोजिशन क्या करेगी, इस पर बात करेंगे। मुनस इलाही साहब अचानक लंदन चले गए, इस पर बात करेंगे। इन सब खबरों पर आने से पहले, इनकी तफसील पर आने से पहले मैं खान साहब का एक अहम और दिलचस्प क्लिप आपको सुनवाती हूँ। मैं परसों कॉन्फिडेंस पोषण ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाअहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। तो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिप सुनवाया खान साहब का। सेनेट इलेक्शंस 2021 का क्लिप है, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर बन गए थे। और जनाब उनके मुकाबले में हफीज़ शेख साहब हार गए थे कौमी असम्बली से, चूँकि वो वफाक से बने थे ना, वफाक की सीट से जी। ये बड़ा एक अपसेट हुआ था। ये वाले खान साहब अब कहाँ गए? ये आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। असल में मसला ये है कि वो हम चूँकि बैकग्राउंड इसका बता रहे थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए। अब प्रेशर ये आया हुकूमत पे कि जी कौमी असम्बली में आपकी अक्सरियत है तो आप तो हार गए हैं, तो इस वजह से एतमाद का वोट लें। उन्होंने कहा जी एतमाद का वोट मैं लूँगा। ये वो गालिबन 3 मार्च को हुए थे इलेक्शन, और 4 मार्च को इनका खिताब हुआ था और 6 मार्च को उन्होंने वो लिया था एतमाद का वोट। तो अब खान साहब कह रहे हैं कि जी आप आएँ असम्बली में, मैं आपकी इज़्ज़त करूंगा, आप हाथ खड़ा करें अगर मैं आपको कबूल नहीं हूँ, अपोजिशन में बैठ जाऊँ, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। तो आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया कि ये वाले खान साहब किधर गए। भाई ये वाले वो खान साहब भी वही थे और आज भले भी वही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। असल में मसला ये है कि उस वक़्त नैपियाँ बदलने वाले मौजूद थे इस्लामाबाद में। अब वो नैपियाँ बदलने वाले यहाँ से चले गए हैं। वो भी मौजूद थे जिन्होंने कंधे पे बिठाया हुआ था खान साहब को, अब वो उतार दिया है। तो अब मसला ये है कि उस वक़्त कोई इतने अपराइट और इस तरीके से और बासूल और वो जमहूरी अक़दार की कदरें करने वाले ना उस वक़्त थे न खान साहब, ना अब हैं। अब वो सारा कुछ सामने आ गए, तो अब भी कहें ना, उसी तरह कहें कि जी आएँ, आपको अगर इतमाद नहीं है। कहते थे ना खान साहब कि अगर 10 लोग खड़े होकर मेरे मुकाबले में, ओए नवाज शरीफ शर्म करो, सारा मुल्क कह रहा है गो नवाज गो, और आप तो जाते नहीं हो। मैं तो अगर वज़ीर आज़म हूँ, मेरे ख़िलाफ़ तो कोई 10 लोग खड़े होकर गो इमरान गो कह दें, मैं तो फौरी तौर पर चला जाऊँ। आज पूरा मुल्क कह रहा है, और तो और कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी नारे लगे हैं, रेडी वाले के पास जाएँ वो भी नारे लगाता है, मेडिकल स्टोर पर जाएँ वो भी कहता है, सारा कुछ सब नारे। अब तो अपने लोगों के लग गए हैं ना कि गो इमरान गो ना, वो तो अपने MNAs जो हैं वो चल। तो आप कह दें कि आ जाएं सारे के सारे सामने आ गए, तो इसके बाद तो फिर कोई जवाब इसके बाद तो जवाब नहीं है, इस वजह से कि 179 में से अगर आप 24 को माइनस करते हैं तो 155 कह लें। अब सर देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं भाई मेरा अपना, अगर आप मेरा माइंड पूछें ना तो मैं कहता हूँ कि हार्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हार्स ट्रेडिंग का सबूत कोई नहीं है। किसके पास सबूत है? उनको पैसे मिले हैं। अच्छा, लोग बड़े अजीब व गरीब हैं, वो एक चवल किस्म का जो है ना सोशल मीडिया पे इस तरीके के चला रहे हैं यूथिए, और वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपया नूर आलम खान को मिला है, और आपके पास कोई सबूत है कि 25 करोड़ रुपया राजा रियाज को इतना मिला है? और ये नूर आलम खान के जो डिक्लेयर्ड असासे हैं वो 30 अरब से ज़्यादा हैं। तो जिसके पास 30-40 अरब रुपए के डिक्लेयर्ड असासे हों तो वो क्या 25 करोड़ रुपया लेगा? भाई वो उन्होंने टिकट्स लेनी हैं, उन्होंने जमातों से टिकट्स लेनी है। बात ये है, तो अब अदम एतमाद तो इधर हो गया है। अब हिम्मत करें खान साहब, उनको बुलाएं और कहें कि आप बताएं, अदर मैं अपोजिशन में बैठ जाता हूँ। अच्छा, चूँकि जो ये हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम है ये सिंध पर है, हाँ जरदारी साहब पे, जरदारी साहब, तो इस वजह से आज फिर शेख रशीद साहब ने तजवीज़ दी कि गवर्नर राज लगना चाहिए। इस पर बातें हो रही हैं, क्या ये इतना आसान है? ये बिल्कुल आसान नहीं है।
और इससे पहले मैं ये भी बता दूं, आपको याद है ना कि जब ये चेयरमैन सेनेट का इन्होंने नाकाम किया था, कहते थे ज़मीर जाग गए हैं। ये आज वो बहुत सारी जगहों पे क्लिप चल भी रहे थे। ये बिल्कुल आसान नहीं है। उसकी वजह ये है, अच्छा ये मशवरा तो खैर से माशाअल्लाह हमारे शेख रशीद साहब ने दिया है ना, और मेरा ख्याल है कि मैं ख़ुद समझता हूँ कि वो ख़ान साहब ने एक दफ़ा इनको शीदा टली कहा था। मेरा ख्याल है इन्होंने उसी का बदला लिया है। इन्होंने कसम खाई है कि मैंने ख़ान साहब को आखिरी हद तक दीवार के साथ लगाना है और मैंने उनको हर पुठा मशवरा देना है, ठीक है ना। और वो ज़ाहिर है उन्होंने दे डाला। अब वो सुना है कि उस पर काम शुरू हो गया। भाई इस पर बिल्कुल ही आसान नहीं है। इसकी हम एक सेपरेट वीडियो भी करके अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि ये क्यों नहीं आसान। ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद आइन का आर्टिकल 232 से लेकर 235 तक इस पर बहुत ही क्लियर है। इसमें असम्बली की करारदाद भी होती है प्रोविंशियल की, इसमें यहाँ पर भी, और अगर प्रेसिडेंट लगा दे तो विद इन 10 डेज़ आपको पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से करारदाद भी पास करवाना पड़ती है। तो ये बड़ा मुश्किल है। और मुश्किल के अलावा अगर ये लगती है तो आपकी इकानमी कहाँ तबाह बर्बाद हो जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट देखती रहेगी और फिर अपोजिशन वाले और ये सारी चीज़ देखते रहेंगे। तो फिर ये तो क्या इससे अदम एतमाद में कोई फ़र्क पड़ रहा है जो हुकूमत को कोई फ़ायदा हो? अदम एतमाद में एक टके का फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अदम एतमाद उसी तरीके से होनी है और उसी शेड्यूल के साथ होनी है। तो अगर ये गवर्नर राज लगा भी देते हैं तो क्या कर लेंगे? अगर वो जैसे नया प्राइम मिनिस्टर आया उन्होंने फिर एडवाइस करना है प्रेसिडेंट को कि फौरी तौर पे उठाओ, और प्रेसिडेंट बाउंड होता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बस इतनी सी बात है, इन्होंने अपना कैथारसिस करना है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को आसान कर दें कि गवर्नर राज कब और क्यों लगाया जाता है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नर राज कि जब कोई गवर्नर मिसाल के तौर पे कह दे प्रेसिडेंट को कि जी अब हालात ऐसे हो गए। अच्छा, इसमें ना आइन के मुताबिक कोई इंटरनल ऐसी सिचुएशन पैदा होती है ना, तो इंटरनल सिचुएशन आपको याद है आपने मुझे कहा था, ये मैं आपको क्रेडिट देता हूँ कि आप यकीन करें कि आपने मुझे ही अलर्ट कर दिया था कि जब ये कराची में जो है ना वो वारदातें बड़ी हो रही थी, तो आपने कहा कि ये वारदातें, हम खुद भी कराची चूँकि रह चुके हैं 4-5 साल, तो ये वारदातें तो पहले भी होती, लेकिन अचानक ही बहुत मीडिया पे आ जाना और हाइप दी जा रही है। और ये क्या है? ये वो ग्राउंड बनाया जा रहा था कि जी कोई इंटरनल इस तरह के क्राइसिस आ जाएं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए, कोई ये हो जाए वो हो जाए, या फिर कोई खुदा न खास्ता बैरूनी हमला हो जाए। अब ना तो कोई बैरूनी हमला है और ना ही कोई इस तरह के इंटरनल क्राइसिस हैं। तो खैर अगर वो अपना गवर्नर साहब को मशवरा दे देते हैं पूठा सीधा सदर साहब को, और सदर साहब वहाँ गवर्नर राज लगा देते हैं, और मैंने आपसे कहा ना कि ये प्रोविंशियल असम्बली की भी एक रेजोल्यूशन अगर वो खुद अपने से ही लगा देते हैं तो फिर भी जनाब जो है ना, मतलब इस तरीके से असम्बली पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से उसकी अप्रूवल होती है। 18वीं तरमीम के बाद मुश्किल तरीन चीज़ है। इससे पहले लगे हैं, आपको मैं आपके व्यूअर्स के लिए अर्ज़ कर दूं, सिंध में लगा था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 1998, उस वक़्त हकीम सईद साहब का कत्ल हो गया था और ग़ालिबन अक्टूबर 1998 था। तो उस वक़्त गवर्नर राज लगा था। फिर गवर्नर राज उस वक़्त लगा था जब पीपल्स पार्टी के सेंटर में हुकूमत थी और पंजाब के सूबे में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। अच्छा, उस वक़्त सलमान तासीर साहब गवर्नर थे, तब भी गवर्नर राज लगा था। एक गवर्नर राज 2013 में लगा था जब वो हज़ारा बरादरी के बहुत सारे लोग शहीद हुए थे और असलम रईसानी साहब वज़ीर आला थे और उधर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक़्त भी ये लगा था। तो बहरहाल बात ये है कि ये आइन में एक शिक होने का ये नहीं मकसद कि आप उनको, ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद ये काफ़ी मुश्किल हो गई है। अच्छा, आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट खबर पर। मोना सिलाही साहब अचानक लंदन चले गए। मोना सिलाही साहब इस वजह से कि आपको पता है ना कि ये जब 24 बंदे सामने आ गए, मतलब तकरीबन 10-12 के तो हमने खुद इंटरव्यू सुन लिए ना। अच्छा, हामिद मीर साहब कहते हैं कि 20 को तो मैंने गिना है, ये आपने भी सुना होगा।
और हो सकता है चूँकि भाई मेरे ये है कि मेरे वो सारे वहाँ जानने वाले मिल गए तो मैं उनके साथ गपशप में लग गया। राजा रियाज साहब कहते हैं कि हमारे पास 24 हैं। अच्छा 24 यानी 2 दर्जन। अच्छा इसके अलावा आपने कुछ पार्लियामेंट के अंदर भी देखा कि पार्लियामेंट लॉजेस में वो कौन साहब थे, वीहड़ साहब हैं या कौन साहब हैं, मुझे अब उनका नाम नहीं याद, वो सामने आए हुए थे और वो भी कह रहे थे कि मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं हूँ पार्लियामेंट लॉजेस में। इसी तरह से आज हमने आमिर लियाकत साहब को, मेरा ख्याल है आमिर लियाकत साहब को भी अब बदला लेने का वक्त करीब आन पहुंचा है कि वो शिराज साहब, जी एग्जैक्टली ख्वाजा शिराज साहब भी जो है ना, तो वो भी अब वो भी ख्वाजा शिराज साहब उधर तो नहीं है, उनके पास भी मनाने के लिए गए। तो ये वो 24 की बात नहीं है, मेरा ख्याल है जिस तरह से कहा ना कि ये 30 से भी ऊपर जाएगा ये फिगर। अभी कुछ लोग तो वहाँ, अब आमिर लियाकत साहब कराची में थे, उसके पास गवर्नर साहब पहुँच गए, अब उनकी भी किस्मत जाग गई कि जिनको टाइम ही नहीं मिलता था मुलाकात का, आज उनके अपने पास चल के जा रहे हैं। वक्त ऐसे भी पलटा खाता है भाई। तो अब उनका मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, ठीक है ना, हम सुन रहे थे ना, मैं तो न्यूट्रल हूँ, लेकिन बात साथ उन्होंने जो है ना एक तरह से बहुत पता एक अपना शो अभी तक नहीं किया। उन्होंने कहा जनाब मैं न्यूट्रल हूँ लेकिन वक्त आने पे मैं भी हक सच का फैसला करूँगा, ठीक है ना। अब वो कौन सा हक सच समझते हैं, उन्होंने फिर तीली तो लगा दी है, तो अब देखिए बाकी कौन सामने आते हैं। अच्छा सुनने में आ रहा है कि खान कुछ भी कर सकता है। कोई अगर खान साहब गैर आईनी कदम उठाते हैं तो फिर ऑपोजिशन क्या करेगी? जी बिल्कुल, आपने ये 2 क्वेश्चन कर दिए एक साथ। खान साहब कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कहा ना कि खान साहब गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। अच्छा खान साहब एमरजेंसी भी लगा सकते हैं। एमरजेंसी जैसे एमरजेंसी प्लस लगाई थी मुशर्रफ साहब ने, एमरजेंसी लगाने से आइन सस्पेंड हो जाता है और साथ उस एमरजेंसी के लगाने से एमरजेंसी के दौरान किसी अहम शख्सियत को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। वो भी आपको पता है मेरा किधर इशारा है, अहम शख्सियत की तरफ। खान साहब जो है ना कुछ राज भी उगल सकते हैं, ठीक है ना। खान साहब किसी और को जो है ना डिक्लेयर भी कर सकते हैं अहम तैनाती पर, ठीक। तो खान साहब बहुत कुछ कर सकते। खान साहब कह दें कि जनाब पुलिस को भी, इस्लामाबाद पुलिस को भी और आईबी को ये बईद नहीं है कि जाओ और धावा बोल दो, या अपने वर्कर्स को भी साथ भेजो और सिंध हाउस पर धावा बोल दो और इन सब को कुचल दो या उठा के ले आओ, ये भी कह सकते हैं। तो खान साहब कुछ कर। अली जैदी साहब कह रहे थे कि खान साहब जो है ना कल की तकरीर सुनिएगा खान साहब की, गालिबन कोई जलसा है ना KP में, वहाँ भी जो है ना वो या पता नहीं कहाँ है तकरीर, तो कह रहे थे कि बस मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि कल की तकरीर सुन। तो ये खान साहब से कुछ भी भाई जिनका वज़ीर कह चुका हो कि हम खुद कुछ कर सकते हैं, मेरा तो दिल करता है कि मैं खुद कुछ, भाई जो खुद कुछ कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन कीजिए अपोजिशन क्या कर सकती है, तो अपोजिशन तो हाथ पे हाथ तो धरे नहीं बैठी रहेगी, फिर वो अभी से रिएक्शन आना शुरू हो गया है। उन्होंने अपने लीगल एक्सपर्ट्स को भी बुलाना शुरू कर दिया है। जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में मीटिंग्स भी, उधर मुराद अली शाह साहब ने भी अलर्ट किया है कि अगर ऐसा हुआ तो हमको चुप तो नहीं बैठेंगे। सईद गनी साहब ने भी किया है, एमरजेंसी लगी या कुछ हुआ तो ये अगर खुदा न खास्ता, मुझे तो लगता है कहीं मामला सड़कों पर ना जाए, और अगर ये सड़कों पर आया तो फिर ये तसादुम की तरफ जाएगा, और अगर ये तसादुम की तरफ हुआ तो फिर इदारों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है ना मुदाखलत ज़रूर करना पड़ेगी। और इदारे जब मुदाखलत करते होते हैं तो फिर बहुत सारा, अब ये और बात है कि कोई फहम फरासत से ऐसी मुदाखलत हो कि चुप करके चलता कर दें, लेकिन अगर खान साहब ने कोई पुठी हरकत कर दी तो फिर वो जो शेख रशीद साहब नहीं कहते कि भाई जो है ना मतलब वो कह रहे कि जी 10 साल के लिए हाथ मलते रहेंगे, तो मेरे ख्याल उनका इशारा फिर मार्शल की तरफ है। तो फिर खान साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बात और भी है आखिरी, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कीजिए, खान साहब अडियाला भी जा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की हरकत हो गई और इदारों को कुछ बहुत ही एज अ लास्ट रिजॉर्ट आना पड़ा, बिल्कुल आखिरी ऑप्शन के तौर पे कि यार अब तो बहुत ही ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो गई है कि जहाँ पे मसला बहुत ही ख़राब हो गया है और ये तो खून रेजी होती है और ये तो बिल्कुल टसल एक दूसरे के साथ इनकी आ गई है और ये तो बिल्कुल सड़कों पर ही जंग शुरू हो गई है, तो फिर उस वक़्त इदारे का आईनी एक फ़र्ज़ होता है कि फिर इस तरीके से, क्योंकि वो सिर्फ एक्सटर्नल को नहीं रोकने के लिए, फिर इंटरनल रिफ्ट भी जब वो पुलिस के कंट्रोल से भी बाहर हो जाए, बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के भी कंट्रोल से, तो फिर वो जो इदारा है जिसको हम पाक फौज कहते हैं, फिर मजबूरन अगर उनको एज अ लास्ट रिजॉर्ट इन होना पड़े वो, तो फिर वो बड़ा मसला होता है। फिर वो इसी वजह से मैंने कहा कि फिर खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, फिर खान साहब को अडियाला भी जाना पड़ सकता है। सूरत हाल बन गई है, इसमें अब इत्तेहादी क्या करेंगे? क्या इनका काम आसान हो गया है
या मुश्किल हो गया क्योंकि इत्तेहादियों के बगैर ही नंबर तो पूरे हो गए हैं। हाँ, Opposition ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन क्योंकि किया। पहले वो जिस तरह ब्लैकमेल कर रहे थे तो हाँ, अब उनका काम। लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ तक अपोजिशन की बात है, अपोजिशन, हाँ, एक बात को हम मिस कर गए और वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर कर दी है और वो वहाँ कहा कि जी आप आर्डर कर दें। सुप्रीम कोर्ट तो आर्डर दे सकती है स्पीकर को भी, बाकी भी सबको, कि अपने अपनी लिमिट में रहें और सही तरीके से। अगर स्पीकर को ऐसा आर्डर कर दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा आर्डर कर दे फिर तो इनको वोट गिनने पड़ेंगे, और अगर वो अभी तक आर्डर नहीं आता तो फिर ये उनके वोट गिनेंगे तो नहीं, ये तो कंफर्म। अगर वो पहुंच भी जाते हैं असम्बली जिस तरीके से सेफ कस्टडी में या जिस तरीके से असम्बली पहुंच जाते हैं तो इनके वोट ये आखिरी लिमिट तक लड़ेंगे और इस तरीके से वो करेंगे कि इक़्तिदार के साथ बहुत ही पक्के चिमटे हुए हैं ना। तो अच्छा, उसके बाद जो है ना, तो अगर कोई ऐसा आर्डर आ जाता है तो फिर तो गड़बड़ हो गई। अब आपने जो क्वेश्चन किया कि इत्तेहादी क्या करेंगे, तो भाई इत्तेहादी बड़ी मुश्किल में आ गए। आप इत्तेहादियों को मेरा ख्याल है अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। और अब तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि हम सारे जो है ना फैसले के बड़े करीब पहुंच गए हैं। और हमने पहले ही बताया कि MKM और बाप वाले तो ऑलरेडी भी बहुत तकरीबन क्लियर हैं। जो चौधरी साहबान हैं वो उस हवाले से भी आपको पता है कि वो फिर जो है ना, वो आपने गालिबन इसमें कहा कि मोने सिलाई साहब पहुँच चुके हैं, लंदन पहुंच चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या उनकी कोई मुलाकात भी मुतवक्को ये है? हाँ, मुलाकात क्या, अब वो तो कह रहे हैं कि जनाब हमारा निजी दौरा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो लंदन को सैर सपाटे के लिए गए हैं? इतने इस मौके पर, इतना अर्जेंट मौका, इतनी इमरजेंसी, जहाँ पूरे मुल्क में सियासी आग लगी हो, जहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट, हर एक सेकंड बाद डेवलपमेंट। आप यकीन करें कि एक वीडियो करते हैं, दूसरी वीडियो लगाने से पहले जो है ना उसके दरमियान को 10 डेवलपमेंट्स नहीं आ जाती हैं। ऐसे मौके पे मोने सिलाई साहब को क्या सूझी कि वहाँ पर, और हम आपको ख़बर दे रहे हैं। कल को फिर जो खबर आती है हम याद करवाते हैं कि हमने वीडियो में कहा था मोने सिलाई साहब की वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात भी होनी है और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी होनी है। ये आप देख लीजिएगा तो फिर इसकी खबरें सामने आ जाएंगी। तो मोने सिलाई साहब बहुत ही अर्जेंट मौके पे, और बहुत यानी कि फर्जंद हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के। अब उनको भी लगे पता कि अब यार जल्दी और छेती करिए, ऐसा ना हो कि हम भी ट्रेन मिस कर जाएं। अब देखो इनके अपने बंदे, और ये तो खैर उन्होंने पहले भी कहा था कि देखें खान साहब, अगर आपके अपने कहते हैं कि तारिक बशीर चीमा साहब ने तो उनको मुंह पे कह दिया, उन्होंने कहा जी सर देखें अगर आपके अपने बंदे ही कहीं खिसक गए ना तो फिर आप हमसे गिला न कीजिएगा। और आज वो सामने आ गया है सारा कुछ। अब तो बड़ा एक पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है ना, और एक तरह से अदम एतमाद हो गई है। ये इनफॉर्मल अदम एतमाद है, इसके अलावा तो गुंजाइश बाकी नहीं रह गई ना। आपके अपने बंदे ही 24 कह रहे हैं कि सर हम आपको नहीं मानते। हाँ, आप उनको वोट डालने दें और फिर उसके बाद नाअहल करार दे दें तो वो नाअहल तो हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अदम एतमाद तो आप पे कर लिया ना। लोग कहते हैं बड़े, उस वक्त जब ये आ रहे थे ना, लोग कहते हैं बड़े ज़मीर इनका जागा है, देखो जी इनको चोरों को छोड़ के हमारी तरफ ही आ गए हैं। आज ये मुकाफात अमल है। वो आप खुद, अगर उस वक्त उनका ज़मीर जागा था तो फिर मेरा ख्याल है उनका दोबारा ज़मीर जाग गया है। अगर उस वक्त उन्होंने पैसे नहीं लिए थे तो हो सकता है अब भी पैसे उन्होंने ना लिए हों। तो ये मुकाफात अमल ना इंसान के सामने आता है, ये इस तरीके से। अच्छा, खबरें ये भी हैं कि अब पंजाब में भी अदम एतमाद आने वाली है और उस्मान बुज़दार साहब भी मुश्किल में आने वाले हैं। ये मुझे एक जो है ना सोशल मीडिया पे एक लतीफ़ा चला हुआ और मुझे बड़ी हंसी भी आई। वो कहते हैं कि जनाब अपोजिशन कह रही है उस्मान बुज़दार साहब से, अपोजिशन, कि हम अदम एतमाद वापस ले लेंगे अगर उस्मान बुज़दार साहब ABC पूरी सुना दें। तो अब उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं कि वड्डी की छोटी, ठीक है ना। तो अब बात ये है कि बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ तो डेफिनेट भाई देखिए, जब सेंटर हाथ से चला गया ना मरकज़, तो फिर एक वो होता है ना, खान साहब के बारे में मशहूर है कि मुबैना तौर पे खान साहब जो है ना एक अब मैं माज़रत के साथ कहूँगा मुबैना तौर पे खुद गर्ज इंसान है, क्योंकि उनको वो पता है नईमुल हक जैसे दोस्त के जनाजे पे नहीं गए। वो किसी दोस्त के जनाजे, वो तो इस तरह से कि जिनके मर जाएं उनको अपने पास बुला के ताज़ियत करते हैं। ये तो इक़्तिदार के लिए दर बदर उनको होना पड़ रहा है, कभी किसके दर तो कभी किसके दर। अच्छा, वो इस तरीके से। तो जब खान साहब का हुआ तो मेरा ख्याल है खान साहब वैसे ही वो उसमें इंटरेस्ट लूज़ कर जाएंगे। वो कहते यार मैं तो वैसे ही चला गया हूँ, अब क्या मैंने बुज़दार को बचाना है, ये क्या वो
सूरत हाल। तो वैसे मुझे लगता है कि दो काम होने हैं, या तो बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ वो फौरी तौर पर अदम एतमाद, और ये देखिएगा कि फौरी तौर पर अदम एतमाद आएगी और ये जमा भी करवा देंगे, हो सकता है कल परसों तरसों तक, ये मंडे तक ये जैसे जमा हो जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर तब तक अगर जमा ना हुई या बीच में कोई गैप हुआ या इधर अदम एतमाद आ गई और ये कामयाब हो गई, तो फिर हो सकता है कि बुज़दार साहब को असम्बली भी तोड़ दें खैर से, क्योंकि वो कहेंगे जनाब इस तरीके से ना, यूँ ना सही तो यूँ सही, तो असम्बली तो कम से कम वो तोड़ सकते हैं ना उससे पहले कि जब तक उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आती। और ये तो पक्की बात है कि अदम एतमाद तो उनके खिलाफ आएगी, ये तो नहीं है कि उनके खिलाफ नहीं आएगी अदम एतमाद, और वो जमा हो जाती है तो उनके पास फिर असम्बली तोड़ने। मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि अगर बुज़दार साहब थोड़ी सी भी फ़हम व फ़रासत उनमें हो ना, माज़त के साथ, ठीक है ना, अगर वो मौजूद है ना, तो और उस हवाले से कोई सियासी, लेकिन वो अपना फ़ैसला ख़ुद करने की पोजीशन में नहीं है ना, जब तक उनको खान साहब का इशारा ना हो। तो लोग कहते हैं कि इसी तरह से है, तो वो अगर फ़ौरी तौर पे, क्योंकि अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ नहीं रुकती, उनके ख़िलाफ़ भी डेफिनेटली आएगी, और उनको चाहिए कि फिर उससे पहले जो है ना असम्बली तोड़ दें, क्योंकि अभी तो उनके पास मौका है। असम्बली की एक दफ़ा अगर सजेशन गवर्नर के पास चली जाती है तो फिर गवर्नर बाउंड होता है, वो सबब फिर उसको रोक नहीं सकता। अगर वो अनाउंस कर दें कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी जो ओपिनियन है वो गवर्नर को कह दी है और मैंने समरी भिजवा दी है कि आप जो है ना प्रोविंशियल असम्बली को डिज़ोल्व कर दो, तो फिर गवर्नर इज़ बाउंड टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट है बाउंड, उसी तरह से वहाँ गवर्नर भी बाउंड है। तो ये अब देखें कि बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। अब पता नहीं आप इसको दिलचस्प कहेंगे या, लेकिन आखिर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सारे दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, किसी किस्म की कोई खून रेजी ना हो, कोई तसादुम ना हो। उम्मीद है मुझे कि इंशाअल्लाह अदालत उज़्मा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला देगी जो कोई एक पीसफुल माहौल को जन्म लेगी। और आज मौलाना फजल रहमान साहब का इंटरव्यू भी था नदीम मलिक साहब के साथ, उन्होंने भी कहा है कि हम पीसफुल चेंज चाहते हैं। तो ज़ाहिर है वो इस तरीके से बहुत ही वो ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान हैं, तो वो उन्होंने भी ये कहा अल्लाह करे कि इसी तरह से पीसफुल चेंज हो, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो, किसी किस्म की कोई टसल ना आए, कोई लड़ाई भिड़ाई ना हो, कोई इस तरीके की धौंस धमकी वाली बातें ना हो या इस तरह से वो ना हो। बस ये हमारी दुआ है। दुआ के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।